हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। हो गई है 10 फरवरी 2025। तो शुरू करते हैं हम आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। मेरा नाम है महेश्वरी। तो ये जो करंट अफेयर है ये आपके सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी का, यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, आप कोई भी स्टेट की पीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। तो पहला यहाँ पे करंट अफेयर है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव कॉल्ड स्वर। स्वर जिसका मतलब है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो ये स्वर जो इनिशिएटिव है ये कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो अगर हम हिंदी में कहें तो भाषण और लिखित विश्लेषण संस्थान है, एक पोर्टल है, ये ऑनलाइन ई पोर्टल है, ई गवर्नेंस से संबंधित पोर्टल है। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर बिहार। तो ये जो स्वर पोर्टल है ये एक्चुअली क्या है कि एक पोर्टल है जिससे जैसे हम होता है ना स्पीच से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मोबाइल में होता है कि हम कुछ बोलते हैं और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिखा जाता है। तो उसी तरीके से ये पोर्टल है। हम अगर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर हमें कुछ क्वेरी डालनी हो, तो हमें कुछ अगर फॉर्म डालना हो तो क्या होता है, हमें टाइप करना रहता है। लेकिन स्वर इनिशिएटिव से क्या होगा कि स्पेसिफिक स्पीच बोलने से वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो इससे जो बहुत सारे लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प होगी, जिनको टाइप करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको सिर्फ बोलने से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उनकी जो भी एप्लीकेशन है, क्वेरी है, वो सबमिट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव जो है सॉरी कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम देखेंगे तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात ने ये स्टार्ट किया है स्वर प्लेटफॉर्म, स्वर इनिशिएटिव, जो कि ई गवर्नेंस के अंदर में इनिशिएटिव है। और ये एआई से बिल्ड है, एआई से लिंक्ड है, क्योंकि स्पीच से यहाँ पे टेक्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एआई से ये लिंक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आंसर आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पर गुजरात राज्य ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला करंट अफेयर। करंट अफेयर आज का जो करंट अफेयर उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? सहकारी जो विश्वविद्यालय है पहला, राष्ट्रीय त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेशनल त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्टैब्लिश होने वाली है, कहाँ पर ये बनने वाली है? तो राष्ट्रीय त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ पर यह बनने वाली है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र आज का एक करंट अफेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है भारत की, पूरे भारत की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी ये बनने वाली है गुजरात राज्य में। अगेन गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर भारत की पहली सहकारी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, नेशनल त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये बनने वाली है। और जो त्रिभुवन पटेल जी, ये इन्हीं के नाम पर है। और ये तो सहकारी जो आंदोलन शुरू हुआ था अमूल का, दूध का जो सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था अमूल जिससे बना था, उससे ये संबंधित है। तो ये गुजरात में स्टैब्लिश होने वाली है यूनिवर्सिटी। और याद ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू कॉपरेट कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज। ठीक है, 7 समिट चैलेंज है जिसमें आपको हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है, उसके हर महाद्वीप का एक हाईएस्ट पीक है, एक हाईएस्ट माउंटेन है। जैसे हमारे जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे हर 7 कॉन्टिनेंट का एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ऐसी कौन सी यंगेस्ट फीमेल है जिन्होंने वो सारे माउंटेन पीक को, जितने भी साउथ माउंटेन है, 7 माउंटेन पीक है, हर महाद्वीप का एक एक, उसको क्लाइंब कर लिया है, उसको क्लाइंब का जो अचीवमेंट है वो अचीव कर लिया है। जो हाईएस्ट पीक है सारे 7 माउंटेन्स के, पे उन्होंने क्लाइंब करके एक चैलेंज को, 7 समिट चैलेंज को पूरा कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन, वीना गुप्ता, यशस्वी कुमारी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो काम्या कार्तिकेयन यहाँ पर करेक्ट आंसर है और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं, मुंबई महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती है। और जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स के जो 7 पीक हैं, उनको इन्होंने अचीव किया है, क्लाइम किया है। और ऐसा करने वाले पूरी वर्ल्ड की ये यंगेस्ट फीमेल, सबसे कम उम्र की महिला ये बन गई है। मात्र इन्होंने 16 या 17 ईयर्स की एज में इन्होंने ये अचीवमेंट अपना पूरा कर लिया है।
तो ये पूरे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट फीमेल बन गई है, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 समिट को क्लाइम करने वाली। और 7 जो कॉन्टिनेंट्स के 7 माउंटेन पीक है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एशिया का, हम जानते हैं कि सबसे ऊंचा, एशिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में लोकेटेड है। तो ये एशिया का तो है ही सही, साथ में पूरे वर्ल्ड का भी है, हिमालय में लोकेटेड है। उसी तरीके से माउंट अकानागुआ जो है ये साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, साउथ अमेरिका का, और ये अर्जेंटीना कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, अर्जेंटीना में लोकेटेड। माउंट किलिमंजारो, तो ये अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये तंजानिया में लोकेटेड, तंजानिया कंट्री में लोकेटेड है। अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट विंसन ये अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, और वहां तो कोई कंट्री है नहीं, तो हम अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, तो वहां का अंटार्कटिका का सबसे ये हाईएस्ट पीक है। पुनकजाया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर ये लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्ब्रस की बात करेंगे तो ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है, यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये रशिया में लोकेटेड है। कंट्री वाइज अगर बात करें तो ये रशिया में लोकेटेड है। और देनाली जो माउंटेन है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये यूएसए अमेरिका में लोकेटेड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। तो इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 माउंटेन पीक है जो कि हाईएस्ट है, और ये 7 समिट्स हैं, और इनको अचीव कर अगर क्लाइम कर लिया तो वो 7 समिट चैलेंज पूरा हो जाता है। ये 7 माउंटेन पीक बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट वाइज भी, ज्योग्राफी में। तो जैसे कि को अचीव कर लिया है काम्या कार्तिकेयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट डिजिटल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटाइजेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे वो ई एजुकेशन हो, चाहे वो अलग अलग तरीके के ई प्लेटफॉर्म्स हो। तो गवर्नमेंट भी कई सारे पोर्टल्स ऐप लॉन्च कर रही है, तो डिजिटाइजेशन हमारे चारों ओर बढ़ता जा रहा है। हर चीज में हम डिजिटाइजेशन देखते जा रहे हैं। 2014 के बाद से डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और डिजिटाइजेशन के मामले में, डिजिटल इकोनॉमी के मामले में इंडिया अब कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, कौन से नंबर की इकोनॉमी बन गया है? तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, या फिर चौथी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इंडिया जो है वो अब थर्ड इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है पूरी वर्ल्ड में। पूरी वर्ल्ड में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली अभी अभी भी यूएसए ही है, सेकंड नंबर पे चाइना है। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, और हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं डिजिटल इकोनॉमी के मामले में। तो हमारी इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम चाइना को भी आगे छोड़ के सेकंड नंबर पे आ जाएं, या फिर फर्स्ट नंबर पे आ जाएं, चाइना और यूएसए को हम छोड़ करके। तो इस तरीके से ये थर्ड नंबर पे आ गए, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हील इन इंडिया इनिशिएटिव। हील के इंडिया इनिशिएटिव एक लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों स्टार्ट किया है? तो हील का मतलब अगर हम देखें तो हील का मतलब होता है बेसिकली ठीक करना, स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, ठीक करना, इलाज करना, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो हील इन इंडिया इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? जैसे कि अगर देखें कि हेल्थ टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, योग का प्रचार करना, या फिर एक स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक नॉलेज का प्रचार करना, बढ़ावा देना। तो क्या इसका इनिशिएटिव, क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो ये जो हील इन इंडिया इनिशिएटिव है, एक्चुअली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसको हम आयुष भी कहते हैं, आयुष भी कहते हैं, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है, उस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, उस ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और इससे क्या होगा, इसमें अब जो बाकी कंट्रीज के फॉरेन जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करेंगे कि आप इंडिया में आइए, आप इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का बेनिफिट लीजिए, आप यहाँ पे इलाज कराइए। तो इन चीजों को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना। जैसे कई सारी कंट्रीज से इंडिया में लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, चाहे वो हार्ट की सर्जरी हो, या फिर अलग अलग टाइप के कोई भी अगर सर्जरी करना हो, इलाज करना हो, कि इंडिया का जो मेडिकल है वो काफी चीप है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपेयर, पश्चिमी देशों के कंपेयर में इंडिया का जो मेडिकल हम देखते हैं हॉस्पिटल्स और सारी सुविधाएं हैं, वो बहुत अच्छी भी है, वर्ल्ड क्लास भी है, और सस्ती भी है।
बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपेयर में बात करें, यूरोप और अमेरिका वहाँ के कंपेयर में। तो अभी भी लोग आते हैं। लेकिन अब जो फ़ोकस ये है कि आप इंडिया में आइए और इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, होम्योपैथी है, उसका भी लाभ लीजिए। तो इससे इंडिया में क्या होगा, जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा काफ़ी और टूरिज़्म भी यहाँ पर बढ़ेगा। और इससे इंडिया की जो इमेज है, वो भी और ज़्यादा अच्छी होगी, उसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट इस पर रहेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हील इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका ऑब्जेक्ट है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाया है, अपने सैंक्शन इम्पोज कर दिए हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर। तो ये ओबियसली हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्लास में भी हमने देखा था कि यूएसए जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता जा रहा है। पहले यूएसए ने यूएनएचआरसी से खुद को अलग किया, ह्यूमन राइट कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, मानवाधिकार परिषद है, उससे खुद को अलग कर लिया। डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया यूएसए ने। उसके बाद जो यूनेस्को है, उसकी फंडिंग को काफ़ी कम कर दी है यूएसए ने। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए बाहर आता जा रहा है ना। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तब से ये चीज़ हो रही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए बाहर आ रहा है। या तो वो उन पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, या उनसे बाहर आ रहे हैं, या फिर उनकी फंडिंग कम कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो रहा है। और यूएसए के बाद फिर इज़राइल हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये भी बाहर आते जा रहे हैं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो अब इससे भी वो बाहर आता जा रहा है। मतलब अब जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में यूएसए के अगेंस्ट में केस अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी टू कर्ब सोरिंग हाई राइस प्राइसेस। ठीक है, राइस प्राइसेस काफी, चावल की बढ़ती कीमतों के कारण कौन से देश ने एक आपातकाल की घोषणा कर दी है। राइस की काफी कमी हो गई है और प्राइस वहां पर बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण एक आपातकाल लगा दिया है। तो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली आपातकाल लगाया है, और वो साउथ ईस्ट एशिया में है। तो साउथ ईस्ट एशिया में हमें बताना है। तो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। और करेक्ट आंसर यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फिलीपींस। फिलीपींस करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर चावल जो राइस है वो ट्रेडिशनल फूड है पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो राइस की काफ़ी कमी हो गई है और राइस की प्राइसेस जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है। इससे वहाँ पर एक आपातकाल लगा दिया, एक इमरजेंसी लगा दी है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिलीपींस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी थाईलैंड भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वियतनाम भी है, लाहौस भी है। इसके अलावा बाकी कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो इंडोनेशिया, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया भी वहीं पर है। ठीक है, कंबोडिया, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। और सिंगापुर, ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। और फिलीपींस में ये फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी अप्लाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ वीजा फॉर फॉरेनर्स सीकिंग ट्रेडिशनल इंडियन ट्रीटमेंट्स। तो अभी हमने देखा था कि एक हील इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ने भारत में आके इलाज करने के लिए। तो ये हील इन इंडिया प्रोग्राम ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो हमारे आयुष प्रोग्राम है, उसको प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसके अंडर में जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको एक स्पेशल वीजा भी मिलेगा। जैसे अभी भी वीजा तो मिलता ही है, अभी भी मेडिकल वीजा मिलता है ताकि भारत में आके अपना इलाज कर सकें। लेकिन एक स्पेशल वीजा दिया जाएगा अगर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन में इलाज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगी, जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से वीजा मिल सकता है। तो कौन सा वीजा, उस वीजा को भी एक नाम दिया है, जैसे कि मेडिकल वीजा, पर्यटक वीजा, आयुष वीजा या बिजनेस वीजा। तो उस वीजा को भी एक नाम दिया है और उसका नाम है आयुष वीजा। आयुष वीजा ये बेसिकली दिया जाएगा फॉरेन जो नेशनल हैं, फॉरेन नेशनलिटीज को, ताकि वो इंडिया में, अगर वो चाहते हैं कि इंडिया में आके अपना ट्रेडिशनल तरीके से इलाज कराना चाहते हैं, आयुर्वेद की हेल्प से, यूनानी, योग, सिद्धा, अलग अलग जो सिस्टम है उसकी हेल्प से अगर वो इलाज करना चाहते हैं, तो ये उनको ये वीजा दिया जाएगा। और इसमें ई वीजा की भी प्रोसेस अप्लीकेबल है, डायरेक्टली वो पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेयर इज एरो इंडिया एक्सपो 2025 इज गोइंग टू हेड। ठीक है, एरो इंडिया एक्सपो 2000, आज से ये एरो इंडिया एक्सपो शुरू हो रहा है। और इस ये क्या है कि बेसिकली इसमें जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, यूएवी है, अनमेन्ड एयर जो एयर व्हीकल्स हैं, तो इनसे संबंधित ये पूरा एक्सपो एक्सपो होता है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो फॉरेन की है, वो आते हैं, वो अपने इनिशिएटिव्स बताते हैं, वो क्या क्या उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है,
तो ये सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। ये ये हर 2 साल में एक बार होता है, एवरी 2 ईयर्स में होता है ये। और इस बार का जो एरो इंडिया एक्सपो है वो 15th नंबर का है, 15 नंबर का है, पूरा ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। ठीक है, हर 2 साल में होता है। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई? तो ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और आज से ये शुरू हो गया है, 10 से लेके 14 फरवरी तक ये पूरा एरो इंडिया एक्सपो चल, जिसमें इंडिया की जो कई सारी कंपनीज है वो भी अपने कौन कौन से उन्होंने एयरक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, क्या वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारे बताएंगे। कई सारे फॉरेन कंट्रीज इसमें आएगी, उनकी कंपनीज आएगी। और इसमें इंडिया और उन कंपनीज के बीच में कई सारी डील भी होती है, अगर कुछ मिसाइल्स की, कुछ अगर विमान खरीदना है, एयरक्राफ्ट खरीदना है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो ये हर 2 साल में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इस बार 15 नंबर का ही हो रहा है और बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हो रहा है 10 से 14 पर। जैसे कि इसमें एक, तो अब इंडिया की कंपनी है हाल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी अपने हेलीकॉप्टर्स का इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो वो यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, उसका यहाँ पे लॉन्च होगा हाल के थ्रू। तो हाल अपना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। उसी तरीके से रशिया जो है वो भी अपना एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे लेके आने वाला है, SU-57। तो ये रशिया के द्वारा लाया जाएगा, और हो सकता है कि इंडिया और इसके बीच में डील भी हो जाए, रशिया के बीच में SU-57 के लिए। उसी तरीके से अमेरिका का F-35 एयरक्राफ्ट यहाँ पे आने वाला है। कई सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे आने वाले हैं, और ये 4 दिन तक ये पूरा 5 दिन तक ये पूरा चलेगा, 10 से लेकर 14 पर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेयर इज फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? भारत में पहली बिम्स्टेक यूथ यूथ समिट, युवा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्री का मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बे ऑफ बंगाल, जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, उसके आसपास की जो 7 कंट्रीज हैं उसको मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसमें कंट्रीज के बीच में इकोनॉमी में, सिक्योरिटी में एक इनिशिएटिव लेने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। तो इसका युवा शिखर सम्मेलन सबसे पहला इंडिया में होने जा रहा है, और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है? जैसे कि चेन्नई, पुणे, गांधीनगर या लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर करेक्ट आंसर है। पहला बिम्स्टेक यूथ समिट, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ठीक है, 7 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा समिट चलेगा, ये पूरा सम्मेलन चलेगा। तो बिम्स्टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में कि बिम्स्टेक में क्या क्या, कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो बिम्स्टेक जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल से ये शुरू है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक मल्टी कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 7 कंट्रीज आती है। इंडिया उसमें आता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आसपास जो जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन 2 कंट्रीज ऐसी है जो बे ऑफ बंगाल के पास में नहीं है, वो लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी हमने उनको इंक्लूड किया है। आती है नेपाल और भूटान। तो इस तरीके से 7 कंट्रीज से मिलकर ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और इसका मेन एम है कि कंट्रीज के बीच में टेक्निकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से सहयोग को बढ़ाना, कॉपरेट को बढ़ावा देना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज आती है और इसमें इसका हेड क्वार्टर कहाँ, ये इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये इसका जो यूथ समिट है वो गांधीनगर में अभी, और उसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है, एक और इम्पोर्टेंट बात निकल के आई है कि उसमें कई सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट अपने बता रही है यूथ से संबंधित, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित हो गया, कई सारे उसमें इनिशिएटिव्स बता रहे हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि अब इंडिया के लगभग 55% यूथ, 55% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, हो गए हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास स्किल है कि वो मार्केट में जाकर अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, है ना, वो कंपनीज में जाके अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। ऐसे 55% ग्रेजुएट्स ऐसे हो गए। और ये नंबर हम जानते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कि एक डेटा उसने बताया कि 2013-14 में जो था, उस समय ऐसे लगभग 34% ग्रेजुएट्स थे। मतलब उस समय जो ग्रेजुएट्स होते थे उनमें से 34% ग्रेजुएट ऐसे होते थे जिनके पास स्किल है, जिनके पास ऐसी स्किल है कि वो मार्केट में अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं या फिर खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब इनका नंबर बढ़ गया है, और वो लगभग 55% हो गया। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चला रही है, हमारे एजुकेशन में भी कई सारे चेंजेस आए हैं, तो स्किल पर ज्यादा फोकस हो रहा है, एंटरप्रेन्योर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो 55% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं आज की डेट में। अगर 100 लोग ग्रेजुएट होते हैं तो 55% ऐसे हैं जिनके पास स्किल है एम्प्लॉयमेंट के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि सूर्य किरण जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसका जो 18वां एडिशन है वो हो रहा है सरझंडी नेपाल के अंदर में। हर साल ये इंडिया और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और इसका नाम है सूर्य किरण, और ये इस बार नेपाल में हो रही है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में है, किन दो कंट्रीज के बीच में है। तो ये सूर्य किरण इंपॉर्टेंट है और ये नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में। अगला है एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के सीएम है, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं 2023 के बाद से कि मणिपुर में काफी हालत खराब है। वहाँ पे जो मैती संगठन, मैती जो ट्राइब है और जो कुकी पीपल है उनके बीच में काफी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। तो 2 साल से वहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब थे। तो सीएम ऑफ मणिपुर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाने वाला था अभी हाल ही में, से पहले उन्होंने वहां पर रिजाइन कर दिया। तो ये हम यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था। तो इस तरीके से आज की डेट में, आज 10 फरवरी के, हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लिए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो हमने कवर किए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर किए। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर की क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।